नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश बढ़ गई है। उधर विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ इंडिया नामक एक नए गठबंधन का ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने भी अपने सहयोगी दलों को जोड़ना शुरू कर दिया है। इस बीच फिजाओं में एक सवाल तैर रहा है कि यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री और बसपा चीफ मायावती की नाव आखिर किस पाले में जाकर रुकेगी। खैर, बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने अपनी पार्टी का रुख साफ कर दिया। मायावती के अनुसार उनकी पार्टी बसपा 2024 का चुनाव अकेले लड़ेगी। मायावती ने आज कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधा। कहा कि गठबंधन की राजनीति कांग्रेस करती है, उनका जातिवादी दलों के साथ गठबंधन है। वहीं बीजेपी के बातें दावे खोखले हैं। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए गठबंधन कर रही है, ऐसा मायावती ने कहा। हम ऐसा नहीं कर सकते। आज इसी पर करेंगे हम सियासी चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले सुनिए मायावती ने क्या कुछ कहा। अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में व इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहां की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, जबकि जनता को किए गए इनके वायदे व आश्वासन आदि सत्ता में बने रहने के दौरान अधिकांश खोखले ही साबित हुए हैं। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के बने गठबंधन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नियत व सोच सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग एक जैसी ही रही है। जैसे कांग्रेस पार्टी का गरीबी हटाओ का व बीजेपी का हर गरीब के खाते में 20 लाख रुपए पहुंचाने को लेकर कही गई ये बातें सत्ता में आने के बाद केवल हवाई व खोखली ही साबित होकर रह गई हैं, जिसकी खास वजह से ही बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। तो बहुजन समाजवादी प्रमुख मायावती ने आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पंजाब और हरियाणा में क्षेत्रीय दलों के साथ कुछ शर्तों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर कहा कि बीएसपी अकेले ही मैदान में उतरेगी। इसके साथ साथ मायावती ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। मायावती ने आगे कहा कि एक तरफ सत्ता पक्ष फिर से अपनी सरकार बनाने की दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी गठबंधन के सहारे सत्ता में आने के सपने देख रही है। दोनों ही गठबंधन सरकार में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पहले जो वादे किए थे वो खोखले साबित हुए। यानी मायावती ने कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते साफ कर दिए हैं। मायावती एकला चलो के राह पर निकली हैं। मायावती अकेले 2024 लोकसभा चुनाव की लड़ाई में उतरेंगी। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर भी कह दिया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं पंजाब में क्षेत्रीय दलों के साथ बसपा का गठबंधन होगा। लेकिन ऐसे में सियासी चर्चा और सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में अगर मायावती अकेले लड़ेंगी तो एक बड़ा वोट बैंक मायावती के पास है। क्या वो तथाकथित इंडिया जो एक अलग गठबंधन बना उसके पास जा पाएगी या बीजेपी को फायदा होगा? इसी पर आज हम करेंगे सियासी चर्चा। आपको बता दें, मायावती लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकें ले रही हैं। थोड़े दिनों पहले दिल्ली में मायावती ने बैठक की थी, जिसमें उन्होंने सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके साथ ही मायावती ने आज अपने पत्ते साफ कर दिए। मायावती ने कहा कि 2024 की लड़ाई में बीएसपी अकेले मैदान में जाएगी।
वहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर भी कह दिया कि पंजाब में गठबंधन करेंगे, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल आपको बता दें, लगातार 2024 चुनाव को लेकर विपक्षी दलों का गठबंधन की कवायद तेज है। जहां 2 दिनों की बैठक हुई बेंगलोर में, विपक्ष का नाम इंडिया रखा गया, जिसमें करीब 26 दल शामिल हुए। रुकते हैं एक छोटे किस्से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार जल संरक्षण की दिशा में अनेक कदम उठा रही है। बारिश के पानी को सहेजने के लिए जनभागीदारी से जाल खाल, खंती निर्माण के पारंपरिक तौर तरीकों को अपनाया जा रहा है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार प्रदेश भर में जलाशयों, झीलों और चेक डैम निर्माण को भी प्रोत्साहित कर रही है। लोग जरूरत के हिसाब से पानी खर्च करें, इसके लिए प्रथम चरण में करीब 44 शहरी क्षेत्रों में हर पेयजल कनेक्शन पर मीटर लगाए जा रहे हैं। सरकार ने हर जिले में एक सूखती नदी पुनर्जीवित करने का खाका तैयार किया है। इसके लिए नदियों के कैचमेंट एरिया में जल संरक्षण में सहायक पौधों के रोपण के अलावा पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पानी की बूंद बूंद को बचाने के लिए सरकार सिंचाई के लिए ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। पानी की बूंद बूंद को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए जल संरक्षण में हम सभी भागीदार बने। जल है तो कल है। देवभूमि समाचार सुबह 11:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 6:30 बजे। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मायावती के ऐलान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि मायावती के एकला चलो की राह से जो इंडिया 26 दलों के गठबंधन एक साथ आई है, उसको कितना हानि होगा। क्या उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ा तबका है, 19% वोट जो मायावती के पास है, उससे कितना नुकसान होगा। अगर वो गठबंधन में आती तो कितना फायदा होता। इसी पर करेंगे सियासी चर्चा। हमारे साथ चर्चा के लिए कैप्टन आईसी सिंह भदौरिया साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मोहम्मद तारिक खान जुड़ गए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। सुधा मिश्रा जुड़ गई हैं, नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। खान साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मायावती ने आज एकला चलो का ऐलान कर दिया है, कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो इंडिया टीम गठित की है आप लोगों ने? अगर मायावती अलग जाएंगी तो कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सीधा सा मेरा कहना यह है कि जो लोग डर गए वो दिल्ली चले गए, और जो लोग नहीं डरे वो बैंगलोर चले गए। सीधी सी बात है। और जो ईडी सीबीआई से डर गए वो घर बैठ गए। 3 टाइप के लोग हैं। अब इसमें मायावती की श्रेणी किसमें है ये अपने आप समझी जा सकती है। जी। पिछले 3-4 चुनाव से मायावती अनऑफिशियली डिक्लेयर्ड बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, बगैर घोषणा के बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। जी। अब वो उसकी घोषणा नहीं कर रही है, क्योंकि उनको
जो थोड़ा 6-7% उनको वोट मिल रहा है वो भी चला जाएगा। इसलिए बीएसपी की बात बहुत ज्यादा करना मुझे नहीं लगता। एक तो उनका इलेक्शन कमीशन भी सपोर्ट कर रहा है कि उनका जो नेशनल पार्टी का जो उनका रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल होना चाहिए। कितने दिन से उनके स्टेटों में वोटों का परसेंटेज गिरता जा रहा है और वो नेशनल पार्टी बनी हुई है, तो कुछ ना कुछ इंटरनल मोदी जी का हाथ है। मैं ये कह रहा हूं कि रामविलास पासवान की पार्टी के 2 टुकड़े हुए थे, ठीक है, दोनों को मोदी जी ने साथ मिला लिया है, तो क्या दोनों ने विलय कर लिया है? लेकिन समझने की बात है कि पार्टी के 2 टुकड़े हुए, दोनों लोग साथ में आ गए, तो दोनों लोग ने विलय कर लिया है क्या? अब देखिए, जैसे ही गठबंधन की बात होती है और वहां मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री जी का टेलीप्रॉम्प्टर के साथ भाषण शुरू हो जाता है। वो देख के बोलते हैं ना, बगैर देखे बोल नहीं पाते हैं। तो वो भाषण में वो कितनी अच्छी बातें करते हैं। वो 2 मुद्दे उठाते हैं, एक परिवारवाद और दूसरा वो उठाते हैं भ्रष्टाचार। दोनों मुद्दों से बीजेपी एकदम मुक्त है। मुझे एक नाम बता दीजिए, मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा, जो बीजेपी का खानदान का हो और विधायक बना हो या सांसद बना हो या मंत्री बना हो। कोई भी बीजेपी की पार्टी में नहीं, इनकी पार्टी में कोई है ही नहीं जो इनके परिवार से नीचे के लोग विधायक बने हो या सांसद बने हो या मंत्री बने हो। और भ्रष्टाचार की तो बात ही मत करिए, भ्रष्टाचार तो दूर दूर से बीजेपी का कोई लेना ही देना नहीं है। इससे साफ सुथरी पार्टी दुनिया विश्व गुरु। लेकिन खान साहब आपने कहा कि मायावती के पास 6-7% वोट है, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव को अगर देखें, आपके साथ ही थी, आपसे ज्यादा सीटें उनकी आई, 19% के करीब वोट बैंक रहा। कैसे अनदेखा कर सकते हैं इस चीज को आप? अब मैं जवाब देता हूं ना। आप 2003 से चुनाव जो है उसकी देख लीजिए कि कितना बुरी तरीके से मायावती का डाउनफॉल हुआ हर चुनाव में। उनका जो वोट परसेंटेज है, और वो जो जीती भी, हम नहीं कहेंगे कि चलिए हमारी वजह से जीती, वो अपनी वजह से जीती होंगी, मगर विपक्ष को जिम्मेदारी ये दी जाती है कि सरकार के गोद में नहीं बैठना है, उनके ऊपर चढ़कर उनसे जनता का जनादेश ये मिलता है कि उनसे सवाल पूछना है कि बताइए कि आपने क्या किया, बताइए कि हेमंत बिस्व शर्मा क्यों बाहर है, बताइए कि 10-15 साल में शिवराज सिंह चौहान के यहाँ सुई से लेकर, ठीक है खान साहब जवाब ले लेता हूं, एक सेकंड, सुई से लेकर मैगी बनाने तक हर चीज में घोटाला किया, चुप क्यों है? ठीक है, जवाब ले लेता हूं। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, भदौरिया साहब सुना आपने, कह रहे हैं कि लगातार आप पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का जिक्र कर रहे हैं। टीम इंडिया का गठन हो गया है, क्या टीम इंडिया वालों को जनता जिताएगी, या आप लोगों के जो 38 दलों का एनडीए है, आप लोगों ने भी नया नाम रख दिया है, कहीं डर है क्या? सेम टू सेम नामकरण कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि नाम इंडिया रखने से सोच इंडिया नहीं बन जाती। सोच तो इनकी वही है, भ्रष्टाचारी वाली, जाति धर्म वाली, धर्म में, मजहब में, पंथ में बांटने वाली। और सबसे बड़ी जो भदौरिया साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। शायद आपने अपने आप को म्यूट कर दिया भदौरिया साहब। कोई एक पार्टी ऐसी हो जो भ्रष्टाचार में जिसके ऊपर केस ना चल रहा हो और कोर्ट के चक्कर न काट रहे हो, तो आज वो भ्रष्टाचार में जो जेल में जाने वाले हैं, सिर्फ इसलिए गठबंधन नहीं है, गठबंधन इसीलिए इकट्ठा हुआ है। समाजवादी पार्टी जैसे कह रही कि मायावती के लिए, अभी जैसे कहा मायावती के साथ पिछली बार अब अखिलेश यादव ने बड़ा बुआ जी किया, बड़ा उनके आगे पीछे घूमे, पैर छुए जाके, नाक रगड़ी जाके, अखिलेश यादव ने मायावती के लिए चप्पलें उठाई, सब कुछ किया, मगर लास्ट में क्या हुआ? कितने दिन चला? मायावती जी ने कहा कि हमारा वोट तो इनको मिला मगर इनका वोट हमारे पास नहीं आया, तो वहीं पर उन्होंने कह दिया, बोले फायदा कुछ हुआ नहीं, हम तुम्हारी बुआ नहीं। सीधा उन्होंने कहा कि फायदा हमें हुआ नहीं, हम तुम्हारी बुआ नहीं। तो अखिलेश को इस तरह से उन्होंने नकार के और भेज दिया। खूब अखिलेश के विचारों ने चप्पलें उठाई, सब कुछ किया। तो ये इनके इस तरह के गठबंधन रहते, जहां स्वार्थ के गठबंधन होंगे वो कभी नहीं चलेंगे, जहां स्वार्थ लेके जो इकट्ठे होंगे वो कभी नहीं चलेंगे। ये सारे स्वार्थ में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इसलिए एकजुट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, जो इन्होंने इंडिया जो नाम लिया है, तो इसका नाम इंडिया रखा है, उसी पे विवाद खड़ा हो गया। अभी तो उसी को लोग मानने वाले नहीं है, और फिर आगे चल के जब
इनका मुखिया चुना जाएगा, उस टाइम पता नहीं है गठबंधन रहेगा कि टूट जाएगा। उसके बाद फिर विचारधारा, ठीक है, अरे ये विचारधारा एक जैसी कहां से लाएंगे, खाली नाम इंडिया रखने। ठीक है भदौरिया साहब, जवाब ले लेते हैं, टीम इंडिया वालों से ही जवाब ले लेते हैं। सुधा जी हमारे साथ बनी हुई है। सुधा जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, टीम इंडिया तो नाम रख दिया, लेकिन क्या जनता इंडिया को सपोर्ट करेगी? ये लोग कह रहे हैं, लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों का एक मिलन है। दिनकर जी, कुछ तो लोग कहेंगे, क्या करें, है ना। जिनके दिन की शुरुआत अपने काम काज को बताने से नहीं, दूसरों की कमियां ढूंढने से होती है, उनके बारे में बात ही क्या की जाए। और आपने असर देखा होगा, जनता साथ देगी कि नहीं ये तो 2024 बताएगा ही बताएगा। आपने असर देखा होगा सबके ट्विटर अकाउंट से, जितने भी लोगों ने अपने आप को इंडिया और लिख रखा था, आपने देखा होगा कि सबने भारत करना शुरू कर दिया। ऐसे दो मुहे लोग जिन्हों विश्व गुरु की बात करते हैं, और विश्व के अंचल पे अगर हम कहें तो इंडिया हमारा फेमस है, चाहे वो भारत हो चाहे इंडिया, दोनों नामों के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो राष्ट्रवादी खुद को कहते हैं, अब इसमें अंतर स्पष्ट कर रहे हैं कि भारत कहेंगे। अरे भाई, शाइनिंग इंडिया, इंडिया मेक इंडिया, ये सब नारे देने वाले लोग अब भारत की बात कर रहे हैं। जवाब दीजिए भदौरिया साहब, शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया। हिमंता विश्व शर्मा का ट्विटर आईडी देखा, उसमें उन्होंने अपने इंडिया को भारत में तब्दील कर दिया। दिनकर जी, मैं पहले बोल लूं पूरी बात जी। आप देखिए कि दूसरों को भला बुरा कहते हुए इनकी सुबह से शाम हो जाती है। कल प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे, मैं उसका उत्तर दे दूं, उन्होंने जितनी बात की उनकी बातों में सत्यता थी कि बिल्कुल उन्होंने 9 वर्षों में कुछ किया नहीं है बेचने के अलावा। उन्होंने जितने भी विकास की बात की, सारी विकास की धारा शुरू की गई कांग्रेस के द्वारा, और हमने विकास में विश्वगुरु के रूप में अपने आप को स्थापित किया। हमने काम किया। इनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है, तो जिसके पास काम नहीं होता है, आपने देखा होगा सामाजिक जीवन में, जिनके पास कोई काम नहीं होता है वो क्या करते हैं? जी, सुधा जी जवाब ले लेता हूँ, सुधा जी जवाब ले लेता हूँ। भदौरिया साहब बोल रहे हैं कुछ, बीच में बोल रहे हैं, मेरे बीच में बोल रहे हैं, मैं इनके बीच में नहीं बोल रही थी, पर इनको चुप कराइए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं आपके बीच में कहाँ बोल रहा हूँ, मुझे जवाब देने के लिए कहा गया है। ठीक है भदौरिया साहब, 10 सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ। भदौरिया साहब 10 सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ, सुधा जी से उनकी बातों को पूरी कर लेने दीजिए। जी बिल्कुल। तो इन लोग के पास सिर्फ निंदा की बात बची हुई है, झूठ बोलना। भोपाल से मुंबई तक का परिवर्तन 3 दिन के अंदर, आरोप कुछ और आपकी वॉशिंग मशीन एकदम साफ कर दिया। तो ऐसे लोगों की बातों पे जनता विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि ये जो कहते हैं लेकिन सुधा जी बिल्कुल नहीं करते हैं। जी, लेकिन सुधा जी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन तकरार देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया पूरी गठबंधन को। इसके साथ ही कि इंडिया नाम पे भी एतराज जता रहे हैं। देखिए सुनिए, मैं बताती हूँ आपको, दिक्कत इस बात की नहीं है। मैंने कहा स्टार्टिंग में, कुछ तो लोग कहेंगे क्या करें, इतनी घबराहट है, इतनी तिलमिलाहट है कि सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई, आप 38 के साथ एक अकेला सब पे भारी, लेकिन लेना कितनों को पड़ रहा है 38 को। तो वो अकेला कहाँ गया जो संसद में सीना ठोक के अपने सारे सांसदों को धता बता के कि एक अकेला सब पे भारी, है ना। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। 38 के साथ आना पड़ रहा है, तो बौखलाहट दिख रही है। ठीक है भदौरिया साहब, बौखलाहट दिख रही है, एक अकेला सब पर भारी, लेकिन 38 की लिस्ट आप लोगों के पास भी है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि 39 हो गई। अखिलेश यादव तो यह भी कह रहे हैं कि 38 + 2 कर दे तो 40 हो जाएगा, और 40 का मुहावरा आप लोगों को पता ही है। हमारे पास जो भी है जी, वो एक विश्वसनीय है, संविधान में विश्वास रखने वाले हैं, देश के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के प्रति अपने विचारधारा अच्छी रखते हैं। और इनके साथ जो है, कल तक राहुल गांधी कहते थे कि भारत में तो संविधान ही नहीं है, कहते बस वही सत्य है मात्र। कल तक जो राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत में संविधान नहीं है, और इनकी कांग्रेस पार्टी भी आज समर्पित कर चुकी है, कहती है कि हमारा कोई विचार नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि राहुल गांधी अगला चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि 2 कोर्टों से तो उनकी याचिका खारिज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी खत्म हो गया खेल। तो अब जो है ना, ये कांग्रेस पार्टी हताश हो चुकी है, और हताश में इस तरह की बातें करते हैं। इन्हें मालूम है कि अब कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री कभी जिंदगी में बन ही नहीं सकता है। रही है तो आपको इतने दर्द क्यों है भाई? अपना पार्टी का देखिए, दूसरों की पार्टी की चिंता क्यों है आपको? अपना काम बताइए, अपना काम करिए। आपको कांग्रेस की इतनी चिंता क्यों है भाई? सुधा जी आप महिला है, थोड़ा महिलाओं की गरिमा रक्षा करें। आप कांग्रेस इनसे कहिए कि अगर ये बदतमीजी से बात करेंगे तो फिर मैं जवाब वैसे ही दूंगी।
नहीं, एक एक कर बात करते हैं। नहीं दिनकर जी, पहले बात, जी। ये महिला होना क्या होता है? ये होते कौन है बोलने वाले इस तरह से? जब देखो तब बदतमीजी करना इन लोगों को आता है केवल। बतौर ये सब अपनी बातों को कंप्लीट करिए सुधा जी, ठीक है, आराम से बात करते हैं। पहले इनसे कहिए इस बात को वापस करके, महिला है तो मैं तमीज ये नहीं पूछ सकते हैं क्या? ठीक है, लास्ट फाइनल कमेंट तारिक साहब 10 सेकंड में आपसे लेना चाहूंगा। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया 38+2 हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। अखिलेश यादव कल पहुंचे वहां पे, लेकिन अखिलेश यादव मंच पे कुछ भाषण नहीं दे पाए, जिसको लेकर कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुखिया उनको मंच शेयर करने के लिए नहीं दिया गया। बड़ी प्रॉब्लम है, किसने क्या किया, किसने क्या ट्वीट किया, सब पे बात हो रही है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सबके लिए जब गठबंधन करते हैं तो उनके दरवाजे पे जाते रोना पड़ता है। हम गए मायावती क्या रोए? अरे भाई, मेरे प्रधानमंत्री, इतने बड़े प्रधानमंत्री को उनको 38 दरवाजों पे जा जाके रुला दिया। रामविलास के बेटे के दरवाजे पे जाके रुलाया आपने। बताइए, जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए। राजभर के दरवाजे पे जाकर प्रधानमंत्री रोए भारत के। गठबंधन करने के लिए ये करना पड़ेगा क्या? रोना पड़ता है? आप प्रधानमंत्री, बीजेपी खुद प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रही है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती करे, कि प्रधानमंत्री राजभर के घर गए थे, उनके दरवाजे पे जाकर रोए थे वो। ठीक है तारिक, नाक रगड़कर। ठीक है तारिक साहब, बार पलटवार का दौर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर चर्चा होगी। तो मायावती के बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि आखिर एक रात चलो के राह के बाद टीम इंडिया के गठबंधन का रुख उत्तर प्रदेश में क्या होगा। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद।